नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता। जी। हमारे पास इस पर कुछ मुख्य जानकारियों का संकलन है और आज कोशिश रहेगी कि इस प्राचीन और काफी प्रभावशाली सभ्यता के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। ये सभ्यता जो लगभग आप मानिए 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। ये फैली थी आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सों में। अच्छा। ये वो समय था जिसे हम कांस्य युग कहते हैं, मतलब जब कांस्य का इस्तेमाल होता था औजारों हथियारों के लिए। और इसकी खोज भी तो अपने आप में एक कहानी है। मतलब 1920 के दशक में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर सामने आए। हाँ, दुनिया हैरान रह गई थी। बिल्कुल। और फिर लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा जैसे और भी स्थल मिले। इन शहरों की जो बनावट मिली है वो तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, उनकी जो नगर योजना थी ना, वो कमाल की थी। बिल्कुल। सड़कें एकदम सीधी थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, जिसे आजकल ग्रिड पैटर्न कहते हैं वैसा। और ये कोई कच्ची पक्की बसावट नहीं थी। अच्छा। घर पकी हुई ईंटों से बने थे और लगभग हर घर में अपना स्नान घर था, पानी की निकासी के लिए नालियां थीं। हर घर में? हाँ, और ये नालियां शहर की मुख्य सीवर लाइन से जुड़ती थीं। उस जमाने के लिहाज से ये मतलब असाधारण व्यवस्था थी। यानी साफ सफाई और व्यवस्था पर काफी जोर था। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं था शायद। पानी का प्रबंधन भी सुना है लाजवाब था। हाँ बिल्कुल, बारिश के पानी को बचाने के तरीके थे उनके पास। जगह जगह कुएं थे और नालियों का तो जिक्र किया ही। बहुत ही विकसित जाल था। वो पानी की कीमत समझते थे। जरूर समझते होंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था तो कृषि पर आधारित थी। मुख्य रूप से वे गेहूं, जौ, तिल, कपास जैसी फसलें उगाते थे, पशु पालते थे। लेकिन सिर्फ किसान या पशुपालक नहीं थे वो। अच्छा, और क्या था? उनकी कारीगरी भी बहुत उन्नत थी, खासकर वो मन के बनाने की कला, कार्नेलियन जैसे सुंदर पत्थरों के। हाँ, वो लाल वाले मन के। जी। फिर धातु का काम, तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और आभूषण भी। ये सब उनके आर्थिक जीवन का अहम हिस्सा था। और ये सब सिर्फ अपने इलाके तक ही नहीं था शायद। मैंने पढ़ा है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था, आज का इराक। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सबूत मिलते हैं इसके। सोचिए, जहाजों से माल का आना जाना होता होगा। ये तो उनकी संगठन क्षमता और समुद्री ज्ञान को भी दिखाता है। निश्चित रूप से। उनकी मोहरें जो मेसोपोटामिया में मिली हैं, वो इस व्यापार की पुष्टि करती हैं। अच्छा, वही मोहरें हैं जिन पे चित्र बने होते हैं? जी हाँ, और इन्हीं मोहरों पर हमें उनकी कला और शायद कुछ हद तक धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है। जैसे वो एक प्रसिद्ध मोहर है जिसे पशुपति या आदि शिव का रूप मानते हैं कुछ लोग। हाँ, वही योगी जैसी आकृति है जिसके चारों ओर जानवर बने हैं। हालांकि इसकी व्याख्या पर विद्वानों में पूरी सहमति नहीं है, ये कहना जरूरी है। और वो छोटी छोटी मूर्तियां भी तो बहुत मिली हैं, मातृ देवी या उर्वरता देवी की। जी, वो भी काफी मिली हैं। और जानवरों में बैल और वो एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कह देते हैं, वो मुहरों पर अक्सर दिखते हैं। शायद पवित्र माने जाते होंगे। और मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति। हाँ, वो तो अद्भुत है। उसकी भंगिमा और उसे बनाने की तकनीक, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं, वो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। ये सब हमें उनके जीवन, उनकी कला, उनके विश्वासों के बारे में कुछ इशारे तो देते हैं। हाँ, बिल्कुल, इशारे मिलते हैं। लेकिन एक चीज है जो आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। उनकी लिपि। हाँ, उनकी लिपि। हमें उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर, औजारों पर लिखावट मिलती है, निशान मिलते हैं, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। ये वाकई सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचिए जरा, अगर हम उस लिपि को पढ़ पाते तो कितना कुछ पता चलता। उनके समाज के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनके अपने इतिहास के बारे में। शायद उनके लिखे ग्रंथ ही मिल जाते। हाँ, और ये लिपि न पढ़ पाना ही उनके पतन के कारणों को समझने में एक बड़ी बाधा है। हम सिर्फ पुरातात्विक सबूतों के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा। कई सिद्धांत हैं कि ये इतनी महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई। जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शायद मॉनसून बदल गया हो, सूखा पड़ा हो, या फिर भयानक बाढ़ आई हो। ये एक प्रमुख सिद्धांत है। बिल्कुल। कुछ विद्वान मानते हैं कि सरस्वती जैसी नदियां थीं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया या शायद सूख गईं। तो खेती पर असर पड़ा होगा। जाहिर है, खेती बर्बाद हुई होगी, शहरों का आधार ही खत्म हो गया होगा। कुछ भारी आक्रमण के भी संकेत देखते हैं कुछ लोग,
हालांकि इस पर भी काफी बहस है। मतलब कोई एक पक्का कारण नहीं पता। शायद कोई एक कारण था भी नहीं। हो सकता है कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। पर्यावरण में बदलाव, अर्थव्यवस्था का पतन, शायद कुछ सामाजिक उथल-पुथल भी रही हो। तो एक जटिल पहेली है जिसके सारे टुकड़े अभी हमारे पास नहीं हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। यकीनन, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और इसका प्रभाव बाद की भारतीय संस्कृतियों पर भी शायद पड़ा होगा। ऐसा माना जाता है। भले ही सीधी निरंतरता न दिखी हो, लेकिन इसने शहरी जीवन, व्यापार और शायद कुछ धार्मिक विचारों की नींव रखी, जिस पर बाद में और निर्माण हुआ। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर कभी ये सिंधु लिपि पढ़ ली गई तो इतिहास की कौन सी परतें खुलेंगी? क्या हमें उनके ज्ञान विज्ञान, उनके दर्शन, उनकी सामाजिक संरचना के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और एक और बात सोचने वाली है, इस महान सभ्यता के उत्थान और फिर उसके पतन की कहानी से आज हम अपनी दुनिया के लिए अपनी शहरी योजना, पर्यावरण संतुलन और सामाजिक स्थिरता के बारे में क्या सबक ले सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात।